हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडीज। सो गाइस, इस वीडियो में हम फटाफट समझेंगे कि डिमांड चैप्टर होता क्या है। बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि सर डिमांड चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, डिमांड चैप्टर काफ़ी लेंदी है और डिमांड चैप्टर में काफ़ी सारे डायग्राम्स आपको मिलेंगे। सो बेसिकली वही चीज़ समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स को कि डायग्राम कैसे बनाने हैं या फिर डिमांड चैप्टर में इतना लेंदी क्यों सारे टॉपिक्स हैं। सो गाइज आप लोग सबको एक चीज़ बता दूं कि डिमांड चैप्टर जितना लेंदी है इसकी वेटेज उतनी ही ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप 11th क्लास के हों, 12th के हों, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको डिमांड चैप्टर इकोनॉमिक्स में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता ही है। ठीक है। सो गाइज डिमांड चैप्टर, अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट रहा है डिमांड चैप्टर में या अभी तक आप डिमांड चैप्टर नहीं समझ पाए, सो गाइज इन दिस वीडियो आपको डिमांड चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको डिमांड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो हम इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स को लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं। ओके गाइज। सो गाइज देखिए, डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सो डिमांड होती क्या है गाइज, व्हाट इज डिमांड? सो गाइस देखिए, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिमांड चैप्टर को अच्छे से लर्न करना चाह रहे हैं ना, तो आप अपने आप को कंज्यूमर रखकर चलिएगा, तब आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि डिमांड रेफर करता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइज, अगर एक कंज्यूमर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने गया है तो उसको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि क्या वो उस गुड्स को परचेज करना चाहता है, क्या उसकी इच्छा है खरीदने की, क्या विलिंगनेस है उसकी। सेकंड थिंग, वो सोचेगा क्या वो एबल है उस गुड्स को परचेज करने के लिए उस गिवन प्राइस पे, जो गिवन प्राइस उस गुड्स का है। यानी कि अगर उस गिवन प्राइस पे वो गुड्स को परचेज करना चाहता है, उसकी इतनी एबिलिटी है, तो वही है उसकी डिमांड होगी। अगर आप इस मीनिंग को समझ गए तो डिमांड का मतलब, आप इस लाइन का मतलब इजीली समझ पाएंगे कि डिमांड रेफर करती है ऐसी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंज्यूमर विलिंगली एंड एबल टू बाय, यानी कि वो चाहता भी है और वो एबल भी है खरीदने के लिए उस गिवन प्राइस पे जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट में है। ठीक है। सो गाइज यही थी आपकी डिमांड की डेफिनेशन। आई होप आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइज, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए गाइज, डिटर्मिनेंट का बेसिकली मीनिंग अगर आपको समझाऊं तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। So basically determinant of demand means those factors that either positively or negatively affect demand in the market। यानी कि गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब है वो फैक्टर जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली मार्केट की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर गाइज आपकी डिमांड, आप करने जा रहे हैं मार्केट में, आपकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, अब जो वो बढ़ रही है या कम हो रही है वो किस रीज़न से बढ़ रही है, कौन कौन से फैक्टर से चेंज हो रही है, उन्हीं फैक्टर को गाइज लेकर आपको एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब देयर आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड गिवन बिलो। गाइज यहाँ पे 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है आपको गिवन है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो आपका आता है, यानी कि जो फर्स्ट फैक्टर आता है, वो आता है गाइज प्राइस ऑफ गुड्स। अब प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है गाइज, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि द प्राइस ऑफ गुड्स इज द मेन फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड एंड देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। गाइज ये सब चीज़ें तो आप लोगों को भी पता होगी कि प्राइस जो है वो एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड का, जो अफेक्ट करता ही करते हैं आपकी डिमांड पर। ठीक है। अगर प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करता है, अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर कम परचेज करते हैं। तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, वो रहता ही रहता है। वो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपको ऑलवेज मिलेगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर आपका था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि प्राइस ऑफ द गुड्स। सेकंड आपका फैक्टर आता है गाइस इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है गाइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड इन द मार्केट। if the income of the consumer increases, their demand for any product increases and vice versa। देखिए गाइस, अगर आप एक कंज्यूमर है, आपकी इनकम है ज़्यादा, आपकी इनकम ज़्यादा है,
तो आप मार्केट में जाके डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड भी कम करेंगे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशनशिप ही है। एक तरीके से अगर आप देखो तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगी तो ही तो आप अपनी अभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करोगे। अगर इनकम आपकी इतनी है ही नहीं तो आप डिमांड भी कम करोगे। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, दूसरा ऐसा फैक्टर है जो आपकी डिमांड पर अफेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड आता है गाइस टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। गाइस टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं तो वो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए होगी। ठीक है। मान के चलिए कि आप अभी विंटर्स का टाइम चल रहा है। ठीक है। तो आपको कोई सा भी विंटर्स में आपको जैकेट परचेज करनी है। अब जैकेट आपको परचेज करनी है तो जैकेट परचेज करने के लिए आपको माइंड में आपके दो चीज़ें हैं कि मुझे जैकेट, अच्छी जैकेट लेनी है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए। तो ये जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कि जैकेट भी चाहिए, ब्रांडेड भी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। अगर तो वो आपको मार्केट में जो भी आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली मिल रही है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप परचेज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो आपकी जो डिमांड है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी इफेक्ट करती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर परचेजिंग डिसीजन। कह रहा है गाइस वो पर्सनल लाइक और डिसलाइक कंज्यूमर के जो कि सिग्निफिकेंटली यानी कि वो आपकी परचेजिंग डिसीजन पर पूरे तरीके से अफेक्ट करते हैं कि आपको वो खरीदना है या नहीं खरीदना। तो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी डिमांड पर अफेक्ट करते हैं। फोर्थ आता है गाइज आपका पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमर। गाइज पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है कंज्यूमर की। अगर मार्केट में ज़्यादा कंज्यूमर होंगे तभी तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगर कंज्यूमर इतने अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में तो डिमांड भी नहीं होगी इतनी अवेलेबल। सो द मोर कंज्यूमर अवेलेबल द ग्रेटर द डिमांड। दैट दिस नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। यानी कि गाइज अगर ज़्यादा कंज्यूमर अवेलेबल है मार्केट में तो डिमांड जो है वो भी ग्रेटर होगी। तो ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं वो कैसे बढ़ेंगे? पॉपुलेशन की वजह से। अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कंज्यूमर इंक्रीज होंगे, और कंज्यूमर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कंज्यूमर इंक्रीज होंगे तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये एक चेन है जो फॉलो करती रहती है। ठीक है। तो ये फोर्थ आपका फैक्टर था जो कि आपका डिमांड पर अफेक्ट कर रहा था। फिफ्थ फैक्टर आता है गाइज आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ना ही आपका एक फैक्टर है बल्कि आपका ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का एक इंडिविजुअल टॉपिक भी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ठीक है। सो गाइस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं एक बारी। इन दिस गुड्स वी हैव टू टाइप ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं गाइस एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दोनों को एक एक करके। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या गिवन है गाइस? ठीक है। कह रहा है गाइस दे आर दोज गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग अल्टरनेटिव विच इट्स प्राइजेस व्हेन इट्स प्राइजेस वन कैन यूज इट अनदर प्लेस। ठीक है। देखिए गाइस आप डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली बट मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ एक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल टी एंड कॉफी का है, मैं कोक एंड पेप्सी का भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है। दो अगर दोस्त है, एक दोस्त कोक पीता है और एक दोस्त आपका पेप्सी पीता है। अब जो कोक पीता था उसके प्राइसेस जो है ना इंक्रीज हो गए, यानी कि कोक 30 की आती थी, कोक 40 की हो गई। और पेप्सी के जो प्राइसेस हैं वो स्टिल अभी तक 30 है। ठीक है। पेप्सी के प्राइस जो है वो स्टिल अभी तक 30 है और जो कोक थी वो 40 की हो गई। ठीक है। अब जो कोक 40 की हो गई है, अगर देखिए अगर तो वो जो आपका एक दोस्त था, आपका वो दोस्त ज़्यादा एडिक्टेड था कि हाँ उसको वही परचेज करनी है, वही कोक पीनी है, तो हो सकता है कि वो 40 के प्राइस पर भी परचेज करें। ठीक है। अदरवाइज कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो ये सब करते हैं। अदरवाइज अगर आप 90% कंज्यूमर्स देखें तो 90% कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अपनी वांट को अल्टरनेट के साथ चेंज कर लेते हैं। यानी कि एक कोक है एक पेप्सी है, अगर कोक आपकी जो है प्राइस बढ़ रहे हैं तो अगर पेप्सी जो है सेम ही होती है, कोक और पेप्सी में आई थिंक मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत टेस्ट का डिफरेंस रहता है। तो अगर आपके कोक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप पेप्सी के ऊपर जाएंगे और पेप्सी को आप परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो भाई इसमें यही रहता है कि दोनों अगर सिमिलर है तो अगर एक अल्टरनेटिव के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो दूसरा अल्टरनेटिव है ना उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें टी एंड कॉफ़ी का,
तो टी के अगर प्राइजेस आपके 40 हैं, कॉफ़ी के प्राइजेस भी 40 हैं, टी के प्राइस अगर 50 हो जाते हैं, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है कि हम अगर होता है ना कि हम अगर चलो अगर चाय नहीं है ठीक है आप कॉफ़ी दे दो, कोक नहीं है तो पेप्सी ले आओ। तो ये एक ऐसे अल्टरनेटिव होते हैं कि अगर एक अल्टरनेटिव का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर दूसरे अल्टरनेटिव पर जो है अपने डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वही गुड्स होते हैं जो एक के बदले दूसरे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है गाइस। सो गाइज नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स तो हमने समझ लिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गाइज वो गुड्स होते हैं, दे आर दोज गुड्स विच कैन सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर आफ्टर यूजिंग बोथ साइमल्टेनियसली। यानी कि गाइज ये वो गुड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर की डिमांड को जब दोनों को एक साथ यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल है गाइज यहाँ पे आपका कार एंड पेट्रोल का। देखिए कार एंड पेट्रोल यूज़ कर लीजिए एग्जांपल, या फिर पेन एंड इंक का कर लीजिए। देखिए कार एंड पेट्रोल का अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो अगर आपके पास कार है, ठीक है आपके पास कार अवेलेबल है बट पेट्रोल नहीं है, तो गाइस क्या आपकी कार यूज़फुल है? आप कार को यूज़ कर पाएंगे? कोई भी कार को यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर उसमें पेट्रोल होगा तभी तो कार को यूज़ कर पाओगे आप। अगर पेट्रोल आपके पास है बट कार नहीं है तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस ये दोनों चीज़ें जो है, ये दो गुड जो है वो साइमल्टेनियसली आपको यूज़ करके ही सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सेकंड एग्जांपल आप पेन एंड इंक ले सकते हैं। आपका आपके पास पेन है, यानी कि जो आपके पास पेन आता है उस वो पेन है, यानी कि पेन की जो बॉडी रहती है वो आपके पास है, बट पेन के अंदर जो हम इंक यूज़ करते हैं, इंक आपके पास है ही नहीं। तो आप खाली पेन पेन की जो बॉडी है उसका क्या करेंगे, जब तक आपके पास उसमें इंक नहीं है आप पेन को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे ही गुड्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली यूज करके ही आपकी डिमांड सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा डिमांड क्या होता है और डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं। ठीक है। अब गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिमांड चैप्टर का, लॉ ऑफ डिमांड। गाइस लॉ ऑफ डिमांड आपका ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपको डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे, बट लॉ ऑफ डिमांड आने के चांसेस 90% रहते ही हैं हर एग्ज़ाम में। बट इसका मीनिंग होता क्या है, इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं हम। देखिए, द नेगेटिव एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। गाइस देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप जो होता है प्राइस और डिमांड का उसे ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो भी आप पे मैंने लिखा है, आप देखिए आगे कि नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस डिमांड ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस डिमांड डिक्री सॉरी प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सो गाइस देखिए यहाँ पे क्या था कि जब प्राइस जो गुड्स का था वो इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड जो थी कंज्यूमर की वो डिक्रीज हो रही थी। यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ गई। गाइज ये चीज़ आई थिंक मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि आप अपने आप को कंज्यूमर की जगह रखकर चलिए कि अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप क्या करेंगे। अगर प्राइस आपको ज़्यादा मिल रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंज्यूमर परचेज करता है, और प्राइस अगर कम होता है तो हर कंज्यूमर परचेज करता है, बल्कि न्यू कंज्यूमर्स भी मार्केट में आ जाते हैं। तो गाइज यही था आपका बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग। यहाँ पे जो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है ना प्राइस और डिमांड का, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, इसी नेगेटिव रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता गाइज लॉ ऑफ डिमांड की अब डेफिनेशन में आपको कोई सी भी प्रॉब्लम होगी। एंड आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा गाइज, देखिए कभी भी आप इकोनॉमिक्स में कोई सा भी लॉ अगर आपको आता है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, तो लॉ अगर कोई सा भी एक्सप्लेन आप कर रहे हैं तो आपको इसमें टोटल 4 चीज़ों को फॉलो करना है। फर्स्ट आपका लॉ की डेफिनेशन, सेकंड आपका जो लॉ की एजम्पशंस हैं वो आपको कुछ लेके चलनी है, थर्ड आपका एक स्केड्यूल लेके चलना है जिस स्केड्यूल के बेसिस पे आप शो करेंगे, और फोर्थ आपको उस स्केड्यूल के बेसिस पे आपको आपका डायग्राम शो करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको समझा रहा था कि ये 4 चीज़ें जो हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी लॉ को आपको समझाने के लिए। अगर आप इस लॉ को एग्जाम में अगर आप समझाते हैं इन चारों चीज़ों को, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में आपके फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है। तो गाइस डेफिनेशन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है हमारा एजम्पशन, कि कौन कौन सी ऐसी एजम्पशन है जो हमें लेके चलनी होंगी इस लॉ ऑफ डिमांड के लिए। ठीक है गाइस। सो फर्स्ट आती है गाइज आपकी प्राइस ऑफ द गुड्स चेंजेस। ठीक है।
इसमें क्या रहता है गाइज आपका, तो गाइस प्राइस ऑफ द गुड्स चेंजेस का मतलब क्या है कि अगर प्राइस जो है गुड्स का चेंज हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस आपका कम हो रहा है तो आपके डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट आपका तब भी, लेकिन हमें लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो अगर प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो डिमांड आपकी कम होगी। हमारे को यहाँ पे वाइस वर्सा का और जैसा भी आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ द गुड जो है वो चेंज होना चाहिए, ये पहली आपकी एजम्पशन है। सेकंड एजम्पशन क्या है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, बट अदर थिंग्स में आपके वही सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमने ऊपर डिमांड के पढ़े थे। यानी कि वो सारे फैक्टर जो हमने अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, वो सारे फैक्टर आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखने हैं। देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, population of the consumer remains constant and price of the related goods remains constant। यानी कि इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, तभी हम नेगेटिव रिलेशनशिप देख पाएंगे अपने प्राइस का और डिमांड का। अब यहाँ पे स्केड्यूल में आपको क्या शो हो रहेगा, देखिए प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है। अगर आपका प्राइस 1 था तो आपकी क्वांटिटी जो थी वो 50 थी, यानी कि वन वन प्राइस के ऊपर आप डिमांड 50 की कर रहे थे। जब आपका प्राइस बढ़कर 2 हुआ, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी 40 हो गई। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका प्राइस 5 पर आ गया तो क्वांटिटी जो है और कम होके 10 की हो गई। अब इसको डायग्रामेटिकली आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको डायग्रामेटिकली सेम दिखेगा यहाँ पे कि जब आपका जो प्राइस था वो 1 था तो आपकी डिमांड जो थी 50 की थी, यानी कि आप 1 प्राइस के ऊपर 50 की डिमांड कर रहे थे। जैसे ही आपका प्राइस बढ़कर 2 हुआ, आपकी डिमांड जो है कम हो गई 40 पर। जैसे ही आपका प्राइस 3 हुआ, आपकी डिमांड 40 से कम होकर 30 पर आई। प्राइस 4 होते ही आपकी डिमांड 20 पर आई, और 5 पे आते ही आपकी डिमांड और कम हो गई। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इस डी पॉइंट और डी पॉइंट, ये जो डी पॉइंट है आपका ये डिमांड कर्व है, यानी कि ये डी पॉइंट डिमांड कर्व आपका शो कर रहा है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे लिखा है गाइस देखिए कि डिमांड कर्व ऑलवेज स्लो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। याद रखिएगा गाइस कि डिमांड कर्व आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, ऊपर से नीचे ही आएगा, जिसमें आपका जो है यहाँ पे क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपका ऑलवेज प्राइस रहेगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे अभी तक हमने जो लॉ ऑफ डिमांड था इसमें पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, इसके एजम्पशन जैसे कि मैंने आपको बताया था सीक्वेंसली लिखनी है आपको, आपका स्केड्यूल पढ़ा और आपके यहाँ पे डिमांड कर्व पढ़ा कि डिमांड कर्व कैसे होता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक समझाई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई। सो गाइज इस वीडियो में आपका अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, और डिमांड चैप्टर में जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, तो हम इसके रीजंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीजंस आते हैं गाइज, बट ये रीजंस हम सारे जो है बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज, so guys keep on watching economics online studies, please like, comment, share and subscribe with your friends. Okay guys, bye bye.